दोस्तों नमस्कार, ट्रैवल हैशटैग 365 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं अपने 2 दिन के मुंबई टूर से वापस पटना और लोकमान्य तिलक से मेरी ट्रेन है। तो 12-141 डाउन LTT पाटलिपुत्रा सुपर फास्ट जो कि कल रात में थी 11:35 पे डिक्लेयर हो गई दोपहर में कि 8 घंटे 15 मिनट लेट है और घने कोहरे के चलते सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो कल मैं शाम को ही आ गया था स्टेशन और यहाँ आके मुझे होटल लेना पड़ा। होटल काफ़ी महंगा था, 1800 रुपये मुझे सिर्फ 8 घंटे के लिए देने पड़े। और अभी होटल से आया हूँ तो अभी तक ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जिस टाइम का अनाउंसमेंट है उस टाइम पे चलेगी भी या नहीं चलेगी, अभी तक किसी ट्रेन का कोई भी क्लियर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मुंबई से पटना और मेरी ट्रेन कल रात को ही थी 11:35 पे, लेकिन घने कोहरे के चलते ट्रेन लेट है और 8 घंटे 15 मिनट की देरी से चल रही है। तो यहीं से स्टार्ट होगी पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस और अभी तक 8 घंटे 15 मिनट लेट है। अभी तक टाइम होने वाला भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट अब नहीं हो पाया। तो घने कोहरे के चलते जो ट्रेन लेट चल रही हैं, सिर्फ मेरी ही ट्रेन नहीं, अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। कोई 8 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 6 घंटे। तो ये सारे लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको, चारों तरफ देखिए, सारे लोग कल रात से ही ये सारी भीड़ जमी है। ये तो आपको इस हॉल में दिखाई दे रहे हैं, बाकी बाहर बहुत सारे लोग हैं। पता नहीं कब ट्रेन स्टार्ट होगी, तो काफ़ी पैनिक होने वाला है ये सफ़र। देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। रात को ऐसा हुआ कि मैसेज तो दोपहर में भी आ गया था कि ट्रेन लेट है, इसके चलते मैं घर से थोड़ा लेट ही निकला। फाइनली हमने ली है राहत की सांस और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी ट्रेन जो है पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट 12141 डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। तो हम ये सारी भीड़ देख रहे हैं, सारे लोग पाटलिपुत्रा के लिए निकल पड़े हैं। ये सारे लोग पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट के। तो गुरु, अपनी ट्रेन तो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, पूरे 8.5 घंटे लेट है। आइए पहले ट्रेन में सवार हो लेते हैं। तो आइए कोच के अंदर चलते हैं। एकदम बिल्कुल शुरू में ही मेरी बर्थ है B571 साइड लोअर और ये रही मेरी बर्थ। तो गाइस आ गए हम लोग और मैं बैठ गया अपने सीट पे, साइड लोअर है और काफ़ी संतुष्टि मिल रही है। तो चलो फाइनली ट्रेन आ गई है, अब खुलेगी ही। पूरे लगभग 9 घंटे लेट हैं हम लोग और इसके बाद जो स्टेशन आएगा थाने। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारी 9-9.5 घंटे लेट के साथ खुली है। आज सुबह अभी लगभग 8:30 होने को जा रहे हैं और ट्रेन हमारी खुली है। इसके बाद अगला स्टॉपेज आएगा थाने, उसके बाद कल्याण और कल्याण ही मुंबई का लास्ट स्टॉपेज है। उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे और ये जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पहले इसे कुर्ला कहा जाता था और लगभग 60 से ऊपर ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं। और आज चूंकि घना कोहरा था इसलिए सारी की सारी ट्रेनें लेट थी। आइए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, लेकिन थैंक्स गॉड ट्रेन खुली। तो गाइस 2 बेडशीट दिया हुआ है और एक तकिया है, इसका कवर भी है। कंबल जो है, कंबल की क्वालिटी जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। ये देखिए,
रेलवे को सोचना होगा, कंबल की कोई क्वालिटी नहीं है। और बाकी ट्रेन हमारी निकल पड़ी है, धीरे धीरे हम बढ़े जा रहे हैं। ये है 3AC कंपार्टमेंट और एक कोच में 72 सीट्स होती है, बिना पर्दे का होता है। एक पैसेंजर को 2 बेडशीट, एक तकिया, एक कंबल और एक छोटा सा टॉवल सफ़र के दौरान मिलता है। और एक साइड में 3, एक साइड में 3 और बिल्कुल साइड में एक साइड लोअर, एक साइड अपर और एक ये मिडिल और ये अपर और फिर ये दूसरा अपर, दूसरा मिडिल और दूसरा लोअर। उसी तरीके से साइड में होता है एक साइड लोअर और एक साइड। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं इगतपुरी और इगतपुरी है मुंबई का लास्ट स्टॉप। हालांकि इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है नहीं, रुकते रुकते हुए जा रही है। इसके बाद नासिक की स्टॉपेज है। आइए नासिक में मिलते हैं। अभी हम लोग हैं नासिक रोड और 2:55 का टाइमिंग है इसका यहाँ, लेकिन ट्रेन करीब 11 घंटे लेट चल रही है अभी। और ये नासिक जो है आपका भुसावल डिवीजन का एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रोज करीब 300 ट्रेन का स्टॉपेज है। और नासिक फेमस है यहाँ के अंगूर के लिए और यहाँ के प्याज के लिए। और जब अंगूर की खेती होती है तो जाहिर तौर पर किशमिश की भी एक अच्छी पैदावार यहाँ पे किशमिश की अंगूर को सुखाकर तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुंभ का भी आयोजन होता है। कुंभ यहाँ पे हर 6 साल और 12 साल पे कुंभ का भी यहाँ पे आयोजन होता है। लोग कुंभ में नहाने के लिए आते हैं। और भारत सरकार जो विभाग रिजर्व बैंक है उसके करेंसी की छपाई भी, नोटों की छपाई भी नासिक में ही होती है। और अभी हम लोग यहाँ पे 166 किलोमीटर की दूरी तय करके आ गए हैं। दोस्तों अगला स्टॉपेज मनमाड़ आएगा और मनमाड़ से ही हम शिरडी साईं बाबा के लिए और शनि शिंगणापुर के लिए जा सकते हैं। बाय रोड भी है, बाय ट्रेन भी है। आप मनमाड़ से शनि शिंगणापुर और शिरडी साईं बाबा धाम के लिए जा सकते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं भुसावल और अभी भी हमारी ट्रेन लगभग 11 घंटे लेट चल रही है। और 10 प्लेटफॉर्म है भुसावल रेलवे स्टेशन पे और ये टॉप 100 बुकिंग स्टेशंस में से एक है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर जो सबसे ज़्यादा टिकट इशू होता है तो टॉप 100 बुकिंग स्टेशंस में से एक है। और सेंट्रल रेलवे का एक बहुत ही बड़ा जंक्शन जहां से बहुत सारी ट्रेनें खुलती हैं। और भुसावल अपने आप में एक डिवीज़न भी है, भुसावल डिवीज़न। तो भुसावल रेलवे स्टेशन पे 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और 289 ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है। इस तरीके से महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ये रेलवे स्टेशन 1860 में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। और भुसावल जो है जलगांव जिले में है। इसके पहले मुंबई से आते समय भुसावल से पहले जलगांव ही था। और जलगांव तो जानते हैं कि किस लिए फेमस है, अपने केले की खेती के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा केले की खेती जलगांव में ही होती है और इसलिए उसे सिटी ऑफ बनाना कहा जाता है। और साथ में ही उसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्ड क्योंकि वहाँ पे उच्च कोटि के सोने का उत्पादन किया जाता है। कैसे है दोस्तों सब? तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ इटारसी रेलवे स्टेशन और ट्रेन हमारी 9:15 बजे यहाँ पे पहुँची है और लगभग 10:15 घंटे की देरी से चल रही है ट्रेन।
परेशानी तो हो रही है, लेकिन सफर तो करना ही है। और इटारसी हम पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा इटारसी स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इटारसी स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत सारा है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इटारसी के नाम से ही पता चलता है कि इस ईंट और रस्सी उद्योग अपने समय में काफी फलता फूलता था यहाँ पे, इसलिए इसका आगे चलकर इस स्टेशन का नाम इटारसी पड़ गया। और भी बहुत सारे जैसे हस्तकरघा उद्योग, जो हाथ से बने हुए कपड़ों का उद्योग यहाँ पर काफी फेमस है। लगभग 400 ट्रेन यहाँ से 420 ट्रेनें पास करती हैं और 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तक हमने 730 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इटारसी रेलवे स्टेशन जो है नर्मदा नदी के तट पर है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, जो कि पूरब से पश्चिम की तरह अधिकांश नदियां बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब की दिशा में भी बहती है। ये तब देखा जाता है जब बरसात का समय आता है, तो जो गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना है, वहाँ इतनी बारिश होती है कि पूरा वहां से डैम के ऊपर से ओवरफ्लो होता है पानी। और मध्य प्रदेश में जब बारिश कम होती है तो जो सरदार सरोवर डैम के ऊपर से पानी बहकर आता है, वो इसकी दिशा को बदल देता है। तो कई जिलों में जो है नर्मदा नदी का पानी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए आसानी से देखा जा सकता है। से आपको देश के कोने कोने में जाने के लिए हर तरफ की ट्रेनें मिल जाएंगी। जैसे अगर आप उत्तर भारत की तरफ जाना चाहते हैं तो भोपाल, झांसी, ग्वालियर होते हुए आप नई दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। पूरब की तरफ जाने के लिए आप यहाँ से जबलपुर, इलाहाबाद, मुगल सराय होते हुए हावड़ा की तरफ निकल जाएंगे। और अगर दक्षिण की तरफ नागपुर होते हुए दक्षिण भारत की तरफ निकल जाएंगे। और पश्चिम की तरफ जाने के लिए भुसावल होते हुए आप मुंबई होते हुए आप पश्चिम की तरफ निकल जाएंगे। इसलिए चूंकि इतना बड़ा जंक्शन है, चारों तरफ की ट्रेनें यहाँ मिलती है, तो काफी बिजी रहने वाला ये स्टेशन है। और यहाँ से स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पेंट्री वाले ने मेरा खाना भी मेरी सीट पर ला के रख दिया है। आइए चेक करते हैं कि इस ट्रेन का खाना कैसा है। लेट्स हैव ए रिव्यू। खाना मेरा आ गया है, आइए रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसा खाना है। सुबह का खाना तो कोई दोपहर का खाना तो कोई खास था नहीं। तो एक सब्जी है, दाल है, अचार है, चावल है, 2 चपाती है और अलग से इस वाली कटोरी में भी सब्जी है। और ये रोटी देखिए, रोटी तो सही लग रही है, छोटी है। चावल भी है, चावल मोटे मोटे दाने हैं। और टेस्ट करके देखते हैं क्या है इनका। दोस्तों ये 2 चपाती है दी गई है। अब घी लगाया है कि डालडा लगाया है, रिफाइन लगाया है, सरसों तेल लगाया है, क्या लगाया है भगवान जाने, लेकिन खाना तो है ही। थोड़ा सा चेक करते हैं सब्जी कैसी है। ये चपाती और सब्जी, थोड़ी सी दाल चेक कर लेते हैं। दाल तो सही है, सब्जी सही नहीं है। एक और आलू की सब्जी, ये देखिए आलू का बड़ा सा टुकड़ा है। दाल सही है, बाकी सब भगवान भरोसे है। आइए खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स,
और अभी है मैं की इलाहाबाद प्रयागराज में। और ट्रेन 12 घंटे पूरे लेट है, लगभग 9:30 बजने को है और पूरे 12 घंटे लेट है ट्रेन। मैं पिछले 2 स्टेशन पे आप सबको कुछ जानकारी नहीं दे पाया था। कारण ये था कि तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, सिर दर्द बहुत जबरदस्त था, तो मैं जबलपुर और सतना में आप सबसे रूबरू नहीं हो पाया था। अभी छिड़की प्रयागराज में हूँ, तो यहाँ से अब आगे चलेंगे। 12 घंटा ट्रेन लेट हो चुकी है। और इलाहाबाद प्रयागराज की बात है तो यहाँ का अमरूद बड़ा फेमस है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ये हेडक्वार्टर जोन का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ से कई ट्रेनें आप जो हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन के लिए भी जाती है और साउथ के लिए भी ट्रेनें यहाँ से कट जाती हैं। दोस्तों थोड़ा सा टॉयलेट का रिव्यू कर लेते हैं कि टॉयलेट कैसा है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ये हैंड वॉश बेसिन, हैंड वॉश भी है, वॉश बेसिन भी है, ठीक है। और सामने एक बड़ा सा मिरर है और कुल मिला के लाइट भी है और आपका फ्लश लगा हुआ है, ठीक है। तो साफ सुथरा है, स्पेसियस है, तो इसके टॉयलेट्स काफी सही है। और बाहर में आएंगे तो बाहर में आते हुए भी आपका एक वॉश बेसिन लगा हुआ है और मिरर है। तो दोस्तों ट्रैवल #365 में हमारा सफर यहीं पे समाप्त होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हम लोग आगे बढ़े और मेरे साथ है मनोज पंडित जी। आप भागलपुर के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश से, और आपका योगदान जो है मंजूषा पेंटिंग में बहुत ही अद्वितीय है। और ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है पेंटिंग, जिसको ये अभी भी संजोए हुए हैं। और सफर में मेरे बगल वाली सीट पर ही थे, अचानक इनसे मुलाकात हो गई, बहुत सारी बातें हुई हैं और इनको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बहुत सारे सम्मानों से दोनों ही सरकारों ने सम्मानित किया है। और इनका नंबर हमने एक्सचेंज कर लिया है और जब कभी भी कुछ कार्यक्रम होंगे इनकी तरफ से तो उसमें पक्का मैं भी जाऊंगा। और मेरी तरफ से या ट्रैवल #365 की तरफ से मैं इनका दिल से बहुत सम्मान करता हूं। और क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की धरोहर को संजोए हुए है, जो कि मूल रूप से एक तरह से लुप्त हो चुकी थी, इन्होंने उसको फिर से जीवंत कर दिया है। मैं मनोज जी आपका 2 शब्द हम लोग सुनते हैं मंजूषा पेंटिंग के बारे में। जी मनोज जी। नमस्कार, मैं मनोज कुमार पंडित। मंजूषा कला आंध्र प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। यह विलुप्त से हो गई थी। 1934 से 1942 इस कला का पुनर्जागरण काल माना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत में WG आर्चर जब भागलपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने इस कला का संकलन कर लंदन स्थित इंडिया हाउस में प्रदर्शित करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उतना नहीं समझ पाया। तो मैं 1992 से सरधिया चक्रवर्ती देवी और श्रीमती निर्मला देवी के आदेश पर मंजूषा कला विकास यात्रा आरंभ किया। आज मंजूषा कला पहचान की मोहताज नहीं है। मंजूषा कला की खासियत यह है, यह अंग की लोक पर्व बिहुला बिसरी पर आधारित लोक कला वो पारंपरिक कला है जो मात्र 3 रंगों से बनाया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला, जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। मंजूषा कला में बॉर्डर की प्रधानता है और बॉर्डर के पश्चात हम इसमें जो कहानियां हैं उसको बनाते हैं। तो ये पूरी संपूर्ण कथा चित्र है और मेरा मानना है कि एशिया की पहली लोक कला वो पारंपरिक कला है जो संपूर्ण कथा चित्र है। आगे सर आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। चलिए मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और ट्रैवल हैशटैग की जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी हमारी फैमिली है, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।